हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज हम कवर कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पेप्टाइड एंड प्रोटीन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप गेट एग्जाम की बात करें, चाहे CSR या फिर DBT, सभी में प्रोटीन से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। गेट में आया था और ये न्यूमेरिकल में पूछा गया है अ रोड शेप बैक्टीरियम हैज़ अ लेंथ of 2 micrometer and a diameter of 1 micrometer and the density they are same as that of water. If protein constitute 15% of the cell mass, the average protein has mass of 8 kilodalton. The number of proteins in the cell is. आपको नंबर ऑफ प्रोटीन्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट को आपको पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप बायो प्रोसेस की मेरी वीडियो देख सकते हैं। स्टार्टिंग का ही जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, तो उसी से ये सॉल्व हो पाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन शो कर देता हूँ। पहले आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्रोटीन्स। नंबर ऑफ प्रोटीन्स कितने हैं सेल के अंदर, ये हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ प्रोटीन्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, इसके लिए हमें गिवन है एवरेज प्रोटीन जो है उसका मास कितना है, दैट इज 50 किलोडाल्टन। तो हमें एक प्रोटीन का मास गिवन है, उससे हमें नंबर ऑफ प्रोटीन निकालने। तो अगर हमें एक प्रोटीन का मास गिवन है और अगर हमें टोटल मास भी पता चल जाए तो टोटल मास को डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, सो टोटल मास कितना है, टोटल मास ऑफ प्रोटीन इन द सेल। ओके, एक सेल के अंदर कितना है टोटल प्रोटीन का मास, डिवाइडेड बाई, कैसे डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रोटीन मास। एवरेज प्रोटीन मास जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है कितना है, 50 किलो डाल्टन। ठीक है, ये अगर हमें टोटल मास पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब टोटल मास के लिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि प्रोटीन जो है वो 15% जो है वो किसका है, सेल मास का, यानी कि जो टोटल सेल मास है उसका 15% प्रोटीन है। तो सबसे पहले हमें टोटल सेल मास निकालना होगा और टोटल सेल मास के लिए उन्होंने हमें दिया लेंथ दिया है बैक्टीरिया का, डायमीटर गिवन है और ये बताया कि जो डेंसिटी है उसकी वो सेम एज दैट ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, और यू कैन से दैट 1 ग्राम मास इज प्रेजेंट इन हाउ मच वॉल्यूम, इन 1 ml वॉल्यूम। 1 ml का जो वॉल्यूम है वाटर का उसमें 1 ग्राम मास प्रेजेंट होता है, ये इसकी डेंसिटी का मतलब है। ठीक है, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, दैट मीन्स कि 1 ग्राम प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में, 1 ml वॉल्यूम में। ठीक है, अगर हमें टोटल वॉल्यूम पता चल जाए सेल का तो हम बता सकते हैं कि आखिर उसका टोटल मास कितना होगा सेल का। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा और वॉल्यूम के लिए हमें लेंथ और ये डायमीटर गिवन है। तो ये लेंथ और डायमीटर गिवन है, दैट मीन्स किस टाइप का है, तो ये आपका सिलेंड्रिकल शेप होगी, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है रोड शेप बैक्टीरिया। तो सिलेंड्रिकल शेप है और सिलेंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है πr²L। और πr²L को अगर आप करें इसको πd²/4 तो डायमीटर की फॉर्म में ये आ जाएगा πd²/4। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल्स टू πd²/4 L और पाई एज इट इज़ रहेगा। डायमीटर कितना है, 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर जो है आपको डायमीटर गिवन है। तो माइक्रोमीटर को अगर मीटर में करना है तो क्या है, माइक्रो को हटाना पड़ेगा और माइक्रो मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। डायमीटर आपका 10⁻⁻⁶ मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और लेंथ कितनी है, 2 माइक्रोमीटर। तो 2 तो ठीक है, बट ये जो माइक्रो है इसको हटाना पड़ेगा। माइक्रो का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है -6, तो मीटर आपका आ गया। नाउ ये इजी कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें कैलकुलेटर की यूज़ आप कर सकते हैं। तो इसमें π/2 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से आंसर आ रहा है 1.57। ये वैल्यू आ गई और 10⁻⁻⁶। अब देखिए 10⁻⁻�6 और ये इसका स्क्वायर है, तो -6 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 बाहर है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -6 × -6 कितना हो जाएगा, प्लस और 10⁻⁻12। ओके, 10⁻⁻12 तो यहाँ से आ जाएगा आपका, और साथ में यहाँ पे -6 और गिवन है तो -6 और -12 दैट विल गिव यू -18। क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 10 क्या है, बेस सेम है, बस तो पावर को ऐड कर देना, तो ये हो गया 10⁻⁻18 मीटर। अब देखिए मीटर का स्क्वायर और 1 मीटर यहाँ पर है तो कितना हो गया, मीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट आपको पता है ये क्यूब ही होती है। तो ये वॉल्यूम आ गया सेल का। बट हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता है, हमें इन्फॉर्मेशन पता है कि 1 ग्राम मास जो है वो कितने में प्रेजेंट होता है, 1 ml वॉल्यूम में, और बट वहाँ पर ml और यहाँ पे क्या है, मीटर क्यूब।
तो ये जो यूनिट है पहले ये हमें क्या करनी होगी, इसको सेम करना पड़ेगा, तभी हम जो है मास बता पाएंगे। तो दैट मीन्स हमें मीटर क्यूब से क्या लाना है, ml लाना है। तो कैसे आएगा ml, तो सबसे पहले मीटर क्यूब को लीटर में लेकर के आते हैं, तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको उसकी अपोजिट साइड लिखे तो मीटर क्यूब, जिसमें कन्वर्ट करना हो उसको फिर उसके अपोजिट लिखें, और उसके बाद इनको इक्वल कीजिए। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए कन्वर्जन की, किस तरीके का कन्वर्जन है। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो है दैट इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक क्यूब है और जिसकी जो सारी साइड्स हैं वो क्या है 1 मीटर की हैं, तो उसके अंदर कितना आ जाएगा वाटर, उसके अंदर 1000 लीटर वाटर आ जाएगा। जैसे कि आपका जो घर में वाटर टैंक होता है, तो वाटर टैंक जो होगा आपके घर में वो कितना होगा, 1000 लीटर का होगा या 2000 लीटर का होगा। ठीक है, तो वो जो वाटर टैंक है अगर वो 1000 लीटर का है तो उसकी स्क्वायर शेप अगर आप बनाएं 1 मीटर की आ जाएगी। सो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो ये हमने पहला देख लिया। अब इससे यूनिट किस में आ जाएगी, लीटर में आ जाएगी। कैसे आएगी लीटर में, आप देखिए मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया तो क्या बचा है, लीटर बचा। बट हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है मिली लीटर में। तो मिली लीटर में कैसे करेंगे, अगेन जिसको कन्वर्ट करना है उसको उसके अपोजिट साइड तो लीटर लिखा, जिसमें करना है उसको उसके अपोजिट मिली लीटर। अब इनको इक्वेट कर दीजिए तो 1 लीटर में कितना होते हैं, अगेन 1000 ml होते हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। ओके, अब यहाँ पर आप इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ से अगेन लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। अब यूनिट क्या आएगी, मिली लीटर, और हमें यूनिट क्या चाहिए थी, मिली लीटर ही चाहिए थी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये है 10 की पावर 3 और ये है 10 की पावर 3। बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 विल बी 10 की पावर 6, और ये क्या है 10 की पावर -18, तो कितना हो जाएगा। सो 1.7 इंटू 10 की पावर -18 प्लस 3 और प्लस 3, सो दैट विल बी 1.57 इंटू 10 की पावर -12 मिली लीटर। तो इतना वॉल्यूम है किसका, एक सेल का वॉल्यूम है। अब डेंसिटी से हमें क्या पता चल रहा था कि 1 ml जो है वॉल्यूम सेल का, वो उसका मास कितना है, 1 ग्राम मास है, क्योंकि उन्होंने बोला जो वाटर की डेंसिटी है वही सेल की डेंसिटी है। ठीक है, तो डेंसिटी हमें बता रही है 1 ग्राम पर ml है, तो 1 ml में कितना मास है, 1 ग्राम। तो इतने ml में कितना होगा, इतने ml में इतना ही ग्राम मास होगा। तो 1.57 इंटू 10 की पावर -12 ग्राम ऑफ सेल। ठीक है, तो जो सेल है उसका इतना ग्राम मास है। बट इसका कितना परसेंट प्रोटीन है, सिर्फ और सिर्फ 15% जो है इसका वो प्रोटीन है। तो यानी कि जो हमारा आंसर आया 1.57 इंटू 10 की पावर -12 ग्राम, इसका सिर्फ 15% मतलब 0.15 जो है वो ही क्या है, इसका प्रोटीन है। तो ये टोटल मास आ जाएगा प्रोटीन का। नीचे क्या है, एवरेज। अब इस टोटल मास को अगर हम एक सिंगल प्रोटीन के मास से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंगल प्रोटीन मास कितना बताया, 50 किलो डाल्टन। किलो हटाएंगे तो क्या आएगा, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो इतना डाल्टन है। अब डाल्टन है और ये किस में है, ये ग्राम में है, तो इस यूनिट को भी हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम कैसे कर सकते हैं इन दोनों यूनिट को, तो डाल्टन के लिए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -24, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डाल्टन हटाएंगे तो क्या आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे हमें अप्लाई करना है 50 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं जल्दी से आपको कैलकुलेटर में बताता हूँ सॉल्व करके। 1.57 आप भी खुद से ट्राई कीजिए। 0.15 सबसे पहले जो वैल्यूज़ हैं उनको कर लीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 10 की पावर को एक साथ करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे देखी वैल्यूज़ तो 2.94 इंटू 10 की पावर -3। अब 10 की पावर को देख लेते हैं, ये -12 है और ये +3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 10 की पावर -12 -3, ये माइनस का 24 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो +24। ठीक है, और ये -3 ऑलरेडी है तो इसको भी यहाँ पे कर लेंगे। तो -3 प्लस -12 -3 + 24, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 10 की पावर 6। ठीक है, तो 2.94 इंटू 10⁻⁶, और अगर इसको वैल्यूज़ में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2941234, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 29,40,000 प्रोटीन अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट प्रोटीन्स का नंबर है जो कि क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रोटीन्स जो है अवेलेबल है एक सिंगल सेल के अंदर। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसे एक डेटा भी मिल रहा है हमें कि किस तरीके से सेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। तो ये न्यूमेरिकल से हमें ये डेटा और ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि एक नंबर जो होता है ना वो हमें बताता है, विजुलाइज करने में हेल्प करता है कि आखिर सेल के अंदर हो क्या रहा है।
ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि प्रोटीन अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो आप उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी और प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस से ही आपको ये जो है चीज़ें यूज टू में आएंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं आखिर पेप्टाइड्स क्या है और प्रोटीन्स क्या है। देखिए पेप्टाइड और प्रोटीन जो है ये क्या है, पॉलीमर है। व्हाट आर दीज आर पॉलीमर। पॉलीमर किसके पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ये हम पहले भी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड का, यानी कि जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, मोनोमर्स है। अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट या सब यूनिट आप बोलिए, मोनोमर यूनिट है। और ये जो मोनोमर यूनिट है जब ये एक दूसरे से ऐड होती चले जाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें प्रोटीन या पेप्टाइड मिलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये पॉलीमर कैसे बनते हैं, ये पॉलीमर इसलिए बनते हैं कि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा इनके बीच में, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरीके से फिर थर्ड अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा, फिर फोर्थ अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा, फिफ्थ अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा, और इस तरीके से काफ़ी लॉन्ग चेन यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि अगर आपके सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड है, ठीक है, अटैच हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं डाई पेप्टाइड। क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड, अगर सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड आपके अटैच्ड है। अगर आपके 3 अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई पेप्टाइड। ठीक है, तो मोनोपेप्टाइड मतलब वो तो सिंगल ही अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है, तो डाई से स्टार्ट होगा, तो डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड एंड देन टेट्रा पेप्टाइड, देन पेंटा पेप्टाइड। तो टेट्रा में कितने होंगे, 4 अमाइनो एसिड। इसी तरीके से पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये सब। ठीक है, और ये तो हो गया स्पेसिफिक कि स्पेसिफिकली कितने अमाइनो एसिड हैं। बट अगर आप स्पेसिफिक नहीं है कि उस पेप्टाइड के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसे हम ओलिगो पेप्टाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओलिगो पेप्टाइड। साथ में ज़रूर रिपीट कीजिए, तभी टर्म्स याद होती है, ओलिगो पेप्टाइड। ओलिगो पेप्टाइड मतलब फ्यू अमाइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा पेप्टाइड ना हो। जब कोई स्मॉल पेप्टाइड होता है और आपको उसका नंबर स्पेसिफिक नहीं है कि कितने अमाइनो एसिड है, तो सिंपली आप उसको ओलिगो पेप्टाइड बोलेंगे। और अगर कोई ज़्यादा बड़ा मतलब पेप्टाइड है, ठीक है, जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 50 अमाइनो एसिड से ज़्यादा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। तो स्मॉल के लिए ओलिगो, और अगर मोर देन फॉर एग्जांपल मोर देन 50 अमाइनो एसिड है तो उस केस में आप उसको क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन नहीं है इनके बीच में, ठीक है, सेपरेशन नहीं है। बस यहाँ पे बोला जाता है कि स्मॉल पेप्टाइड्स को ओलिगो बोलिए और जो ज़्यादा बड़े पेप्टाइड है उनको पॉलीपेप्टाइड बोलिए, क्योंकि पेप्टाइड चेन काफ़ी लंबी हो सकती है, काफ़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको सच जो है, ये आपका नॉन स्पेसिफिक हो गया मतलब, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक, और ये आपके स्पेसिफिक हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि स्पेसिफिकली कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर 2 अमाइनो एसिड है तो क्या बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे, ये सब आपको क्लियर हो गया। नाउ देन पेप्टाइड जो है आखिर फॉर्म कैसे होते हैं, यानी कि पेप्टाइड का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो कैसे सिंथेसाइज होंगे, पेप्टाइड सिंथेसिस। सो पेप्टाइड सिंथेसिस में आपने सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी में देखा है कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी क्या कहती है कि डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से बनेगा आपका आरएनए। आरएनए रीड करेगा मतलब एक तरीके से डीएनए की इन्फॉर्मेशन को, और आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन। तो आरएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है कि जो प्रोटीन है उसमें कौन सा अमाइनो एसिड लगना है और किस सीक्वेंस में लगना है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है, आरएनए के अंदर है, जिससे फिर प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। और इनको कौन सिंथेसाइज करेगा, कौन हेल्प करेगा, राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम जो है वो आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करेंगे, और प्रोटीन मतलब जो जो चेन है पेप्टाइड की, उसमें कौन सा अमाइनो एसिड पहले आना है, कौन सा बाद में आना है, उस सीक्वेंस को फिर वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सिंथेसाइज करेंगे। सो डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उसको। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जो पेप्टाइड है वो किससे बन रहे हैं, वो ट्रांसलेशन के थ्रू बन रहे हैं। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, इसमें 2 मेथड हैं पेप्टाइड सिंथेसिस के। एक है आपका राइबोसोमिकली, यानी कि जो ट्रांसलेशन में बन रहा है राइबोसोमिकली, और दूसरा आपका नॉन राइबोसोमिकली, यानी कि जहाँ पर राइबोसोम इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हम लैब में भी जो है पेप्टाइड को सिंथेसाइज कर सकते हैं सॉलिड
सॉलिड स्टेट पेप्टाइड सिंथेसिस यूज़ करके, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है, एक पार्टिकल होता है रेजिन, हम उसको बोलते हैं। और रेजिन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके यहाँ पे थोड़े फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। इन्हीं फंक्शनल ग्रुप पे हम क्या करते हैं, पहले एक अमाइनो एसिड लगाते हैं, फिर दूसरा, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से क्या है ये चेन ग्रो होती जाती है और हमारे पेप्टाइड यहाँ पे बनते जाते हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट पेप्टाइड सिंथेसिस को बोलते हैं। और जब ये हमारा पूरा बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारे जो पेप्टाइड है वो अलग अलग हो जाएंगे चेन, तो हमारे पास पेप्टाइड आ जाएंगे जिनका सीक्वेंस सबका सेम होगा, ठीक है। तो वो ये क्या है, नॉन राइबोसोमिकली हमने सिंथेसाइज किया है। तो राइबोसोमिकली कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ठीक है। और ये किसका एंजाइम है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ये राइबोसोम का है, ऑफ राइबोसोम, राइट। तो ये जो आपका है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो राइबोसोम का, ये क्या करेगा, आपका पेप्टाइड सिंथेसाइज कराएगा, ठीक है, ट्रांसलेशन में, ओके। और यहाँ पर जो आपके अमाइनो एसिड जो यूज़ होते हैं किसमें, राइबोसोमिकल सिंथेसिस में, वो किस टाइप के होते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये सब आपके एल टाइप अमाइनो एसिड होते हैं, राइट, क्योंकि डी टाइप वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। दूसरा, चेन कैसी बनती है, तो यहाँ पे जो चेन प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है, लीनियर और अनब्रांच, यानी कि उसकी कोई ब्रांच नहीं होती, एक सिंगल लीनियर चेन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। नॉन राइबोसोमिक के लिए में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे कोई भी राइबोसोम मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा सीक्वेंस आरएनए की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमआरएनए की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एमआरएनए, ठीक है। नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि ये नॉन राइबोसोमिकली है तो यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड भी यूज़ हो सकते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड यानी कि जो राइबोसोमिकली यूज़ होते हैं, या जो 20 अमाइनो एसिड है हमारे, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड दोनों टाइप के अमाइनो एसिड यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें एल टाइप भी हो सकता है और डी टाइप भी हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी चेन है वो कैसी, साइक्लिक और लीनियर कैसी भी हो सकती है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया है आपको कि राइबोसोमिकली और नॉन राइबोसोमिकली सिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। लेकिन याद रखिए जो पॉलीपेप्टाइड होता है, क्या है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या है, इनकी चेन काफ़ी लॉन्ग होती है। अब इतनी लॉन्ग चेन का जो पेप्टाइड है वो नॉन राइबोसोमिकली सिंथेसाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जो पॉलीपेप्टाइड है वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोमिकली, ठीक है। तो जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड है वो राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अमाइड लिंकेज भी हम इसको बोलते हैं, या अमाइड बॉन्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब इसी के नाम है। नाउ ये जो अमाइड लिंकेज है ये किस किस के बीच में बन रही है, तो ये जो अमाइड लिंकेज है ये आपका एक तो है आपका अल्फा अमाइनो ग्रुप, ठीक है, अल्फा अमाइनो ग्रुप, और या एंड और कौन सा ग्रुप है, अल्फा कार्बोक्सिल, ऑफ टू डिफरेंट अमाइनो एसिड, क्योंकि सेम अमाइनो एसिड भी नहीं बन पाएगा ना। तो क्या है, दो डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हैं इसमें से एक का जो आपका अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है, और जो दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप है उनके बीच में ये बॉन्ड आपका बनता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा था मैंने आपको पीछे जो स्ट्रक्चर ढोक रहा है अमाइनो एसिड के, उसमें कार्बन है, अल्फा कार्बन, इससे हाइड्रोजन है, एक साइड पे साइड चेन, और NH2 ग्रुप अटैच है और एक COH ग्रुप अटैच है। तो हम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, ताकि हम समझ सकें कि बॉन्ड जो है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन से यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है और ये इसका आर्गन ग्रुप, यहाँ पर हमारा NH2 हो जाएगा अमाइड, और यहाँ पर इसका क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या होता है, COO, और यहाँ पे क्या होगा, OH, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, एक तो ये पार्टिसिपेट करेगा कार्बोक्सिल ग्रुप एक का, और दूसरे का क्या पार्टिसिपेट करेगा, अमाइड, दूसरे का अमाइड, तो यहाँ पर NHH, तो NH2 को मैंने थोड़ा ओपन कर दिया है। अगेन बाकी सब सेम रहेगा, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ से R2 ग्रुप अटैच होगा, और ये वाला अभी पार्टिसिपेट नहीं करा, अभी हम डाईपेप्टाइड बना रहे हैं, ठीक है। तो डाईपेप्टाइड में दो ही हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक ये ग्रुप यहाँ पे आपका जो अमाइड ग्रुप है ये इन्वॉल्व होगा। तो ये दो ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे किसमें, पेप्टाइड सिंथेसिस में, ओके।
सो पेप्टाइड सिंथेसिस में अब हम देखेंगे, तो ये जो है आपका OH, ठीक है, ये OH और दूसरे का जो H है, कार्बोक्सिल का OH और अमाइड का एक सिंगल H, ये जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ये OH और H कितना हो जाएगा, H2O। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर साइड से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो गया। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इसको अगेन। तो कार्बन और ये हो गया आपका नाइट्रोजन, और बाकी सारे एटम्स वैसे ही हैं। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे रह गया, लेकिन कार्बोक्सिल के पास बस इसका OH चला गया है। ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, एक बार जरूर ड्रॉ कर लें, ड्रॉ करने से क्लियरिटी आ जाती है माइंड में कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। देखने से कभी कुछ नहीं आता, करने से आता है, ठीक है। तो इसलिए राइट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। इससे नोट्स भी बन जाएंगे आपके। बाकी नोट्स हम देते हैं, बट नोट्स वही काम आते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अब देखिए, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन है, यही हमारा क्या है, ये हमारा अमाइड, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। वैसे तो ये बहुत बेसिक है, ये आपका रिवीजन ही हो रहा होगा यहाँ पर। तो ये हमारा पेप्टाइड, बट हमें इस तरीके से पढ़ाना है कि सबको, सबके लिए एप्लीकेबल हो, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको भी चीज़ें समझ में आए। तो अमाइड लिंकेज में आपने देखा कि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, राइट। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हुआ है, इसकी वजह से अमाइनो एसिड जो है उसका जो मास है वो भी तो कम हुआ होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड के मास में पहले OH भी था और ये H भी था, बट अब ये रेसिड्यू है, रेसिड्यू में क्या हो गया है, उसका OH और एक H, ये दोनों रिमूव हुए हैं, ठीक है। यहाँ भी तो उसने किसी दूसरे के साथ बनाया होगा बॉन्ड, तो यहाँ से भी एक उसका क्या है, यहाँ से उसका एक H चला जाएगा, यहाँ से OH। तो दैट मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका मास कम हो जाता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले आप इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और कैसा दिखेगा, ठीक है। देन ये जो हमने बनाया है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड में क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डीहाइड्रेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है मतलब डीहाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो कैसी रिएक्शन है, डीहाइड्रेशन रिएक्शन। इसके अलावा आपको ये थोड़ा इमेजिन कीजिए, सोच के बताइए, क्या ये जो रिएक्शन यहाँ पे हुई है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या फिर यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्या ये अपने आप से हो सकती है रिएक्शन, या इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसमें जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडरगोनिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोगोनिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी चाहिए, तो इसका जो डेल जी नॉट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21 + 21 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स कि अगर आपको 1 मोल पेप्टाइड बॉन्ड प्रोड्यूस करने हैं, बनाने हैं, सिंथेसाइज करने हैं, तो उस केस में आपको 21 किलो जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 1 मोल पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर हो गया? तो क्योंकि यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, एंडोगोनिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, वो आपको इस डायग्राम से क्लियर होंगी। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अमाइड बॉन्ड यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है, ठीक है। ये हमारा अमाइड बॉन्ड CO और NH के बीच में, क्लियर है। तो ये जो इसमें आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड है, ओके। तो अब हम किस तरीके से जो है अमाइन पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक बार हम यहीं से समझ लेते हैं। तो कन्वेंशन ये वो कहता है कि जो आपका लेफ्ट एंड पे जो अमाइनो एसिड है उसको हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल या फिर अमाइनो टर्मिनल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल। एन टर्मिनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका एन जो अमाइड है वो फ्री है। तो आप देख सकते हैं ये NH3, तो इसलिए इसको क्या बोला, अमाइनो टर्मिनल, या फिर इसको एन टर्मिनल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका अभी यहाँ पर कोई भी बॉन्ड इसने नहीं बनाया है। तो जो एंड वाला जो अमाइनो एसिड है उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया किसी दूसरे के साथ, इसलिए इसका अमाइड क्या है, फ्री है। और जो कार्बोक्सिल एंड है, जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड है, उसका कार्बोक्सिल फ्री होगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, C टर्मिनल या फिर कार्बोक्सिल टर्मिनल। क्लियर हो गया? तो एक एन टर्मिनल है और एक C टर्मिनल है। एन टर्मिनल को हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखेंगे और C टर्मिनल को हमेशा राइट हैंड साइड पे रखेंगे। तो क्योंकि ये क्या है, ये कन्वेंशन, ठीक है, कि हम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एन को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं
और C को राइट हैंड साइड रखेंगे, तो N टर्मिनल और C टर्मिनल, तो इसको C टर्मिनल अमाइनो एसिड बोल सकते हैं, इसको N टर्मिनल अमाइनो एसिड बोल सकते हैं। नाउ आपसे क्वेश्चन ये है कि जो ट्रांसलेशन में जो आपका पेप्टाइड बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशन में, तो उसमें जो आपका डायरेक्शन है पेप्टाइड सिंथेसिस का वो क्या है, वो N टर्मिनल से C टर्मिनल है या C टर्मिनल से N टर्मिनल है, ये आप खुद से फाइंड आउट कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि जो डायरेक्शन है पेप्टाइड सिंथेसिस की वो N टर्मिनल से C टर्मिनल होती है, C टर्मिनल से N टर्मिनल होती है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किससे हो रहा है, ये अमाइनो एसिड से, तो एक अमाइनो एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। आप कहेंगे यहाँ पे सिर्फ OH गया है, लेकिन अगर यहाँ पर इसका कोई दूसरा अमाइनो एसिड से इसका बॉन्ड बनता तो यहाँ से एक H भी तो रिमूव होता, तो एक H यहाँ से गया और OH यहाँ से चला गया, तो दैट मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, इसलिए जो सेंटर के जो अमाइनो एसिड है इसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यू। ये अमाइनो एसिड नहीं है, ये क्या है, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है, ठीक है। तो इन्हें हम अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोलते हैं क्योंकि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो चुका है, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल कम होने की वजह से अब इन्हें अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोला जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, ये आपको पता होने चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि अमाइनो एसिड रेसिड्यू, क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है तो उसके मास में भी चेंज आएगा, तो इसका मास में कितना चेंज आएगा अभी हमें उसको ही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है सबसे पहले तो आप ये बताइए मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूल का मास क्या है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। नाउ आपको ये बताना है कि जो एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। क्यों, क्योंकि एवरेज क्यों बोला, एवरेज इसलिए बोला क्योंकि आपको पता है कि 20 डिफरेंट स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है हमारे पास जो कि राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेट होते हैं प्रोटीन के अंदर, और जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है उन सबका मास क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो उनका R ग्रुप है वो सबका क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट है दैट इज ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन में क्या होता है, ग्लाइसिन में सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जो आपका ग्लाइसिन है, ठीक है, तो ग्लाइसिन में इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर COH, तो इसका मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कार्बन 2 है, एक कार्बन का मास होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 12 × 2, प्लस हाइड्रोजन कितनी हो गई 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन है तो 5 × 1, प्लस ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 है तो 16 × 2, प्लस नाइट्रोजन कितनी है 1 है 14 × 1, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो इससे हमें क्या है, ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। तो 12 × 2 24 प्लस 5 प्लस 16 2 32 प्लस 14, सो यहाँ से आपका आंसर आ रहा है दैट इज 75 डाल्टन, ठीक है। डाल्टन क्या है, डाल्टन यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 डाल्टन अभी आपने पीछे भी देखा था दैट इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ये जो है 1 डाल्टन का मास होता है, ठीक है। तो 75 डाल्टन जो है इसका क्या है, मास है किसका, ग्लाइसिन का। तो ग्लाइसिन का तो 75 है, ये क्या है, ये बहुत एक छोटा अमाइनो एसिड है, ठीक है। बाकी सब जो अमाइनो एसिड है वहाँ पे क्या है, R ग्रुप जो है काफ़ी हैवी है, ठीक है। तो जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी आपको गिवन क्वांटिटीज़ हैं उसका सम करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर से कि कितने क्वांटिटीज़ का सम किया, उसका नंबर क्या था, ठीक है, और ऊपर उन सब का सम, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है। बट यहाँ पर क्या है, ऐसा हम यहाँ पर नहीं करेंगे कि हमने पहले 20 अमाइनो एसिड जो है उनका इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूलर वेट है उन सबको ऐड किया और उसके बाद 20 से डिवाइड कर दिया, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज़ फाइन कि आपने सबका मास ऐड किया उसको 20 से डिवाइड किया, बट द थिंग इज़ कि एक प्रोटीन में जो प्रोटीन की जो कंपोजिशन है, यानी कि जो उसमें डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो कौन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे कि जो सिंपल अमाइनो एसिड है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, सिंपल से कहने का मतलब है लो मॉलिक्यूलर वेट अमाइनो, जैसे ग्लाइसिन, एलिडीन और ये सब, तो ये जो है ये आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे किसी प्रोटीन के अंदर। और जो आपके हैवी हैं, ठीक है, हैवी साइड चेन वाले अमाइनो एसिड है वो आपको कम देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑल्दो हैवी अमाइनो एसिड जो है उनका मास ज़्यादा है, बट क्योंकि वो प्रोटीन के अंदर कम मिलते हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी एवरेज के अंदर क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है।
सो दैट मीन्स हम दोनों चीज़ें यहाँ पे टारगेट करेंगे। पहला तो उनका इंडिविजुअल मॉलिकुलर वेट क्या है, और दूसरा हम क्या टारगेट कर रहे हैं कि उनका जो किसी प्रोटीन में उनका परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन, ठीक है, किसी प्रोटीन में, या एवरेज इन एवरेज प्रोटीन आप ले लीजिए कि कोई भी एक एवरेज प्रोटीन जो है उसके अंदर उनकी उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, एवरेज मॉलिकुलर वेट। तो एवरेज मॉलिकुलर वेट जो आया है दैट इज 128 डाल्टन। तो ये जो 128 डाल्टन है, ये दोनों फैक्टर कंसिडर किए हैं, एक तो सम टोटल किया गया उनका जो वेट है, बट साथ में ये भी देखा गया कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है उस प्रोटीन के अंदर रिपीट होने की, ठीक है, कौन कितने नंबर में मिलेगा, ये भी वहाँ पे कंसिडर किया गया है, ठीक है। इसकी वजह से कितना आता है, 128 डाल्टन हमारे पास आएगा। नाउ स्मॉलर अमाइनो एसिड जो है वो प्रीडोमिनेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो जिसकी वजह से 128 डाल्टन है। अदरवाइज जो अमाइनो एसिड है जिनकी साइड चेन काफ़ी हैवी है, तो उसकी वजह से ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। नाउ अब क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ, रिमूव हुआ, ठीक है, रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि रिमूव हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल का कितना आएगा मास, H2O। हाइड्रोजन के एक एटम का कितना होता है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा 18 डाल्टन। तो 18 डाल्टन जो है ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का मास है। इतना मास यहाँ पे कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 110 डाल्टन। अभी जो 110 डाल्टन है जिसमें से वो एक वाटर मॉलिक्यूल हमने कम किया है, ठीक है, ये किसका मास है, ये है एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू। मैंने आपको बताया था ना, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रेसिड्यू। तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू का, विच इज 110 डाल्टन। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। आपको बताना है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन 121 किलो डाल्टन प्रोटीन। तो आपके पास एक 121 किलो डाल्टन का प्रोटीन है, आपको बताना है कि इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। तो पहले ट्राई कीजिए खुद से, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो टोटल मास है प्रोटीन का, अगर उसे हम डिवाइड करते हैं एक सिंगल अमाइनो एसिड रेसिड्यू के मास से, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही हम टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कितना है 121, अब 1 किलो हटाएंगे तो क्या आएगा 10⁻3, तो इंटू 10⁻3 डाल्टन डिवाइडेड बाई एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू का कितना है 110 डाल्टन, ठीक है। तो डाल्टन से डाल्टन क्या हो जाएगा, कैंसिल। और क्योंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर की कोई यूनिट होती है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, नंबर आएगा, और ये हो जाएगा 11, ठीक है। और यहाँ पे 10 भी था मल्टीप्लाई में, तो 1.1 आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻3, या फिर आप इसको लिखना चाहें नॉर्मली तो हो जाएगा 11,000 जो है आपके अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट हो गए किसके अंदर, 121 किलो डाल्टन प्रोटीन के अंदर 11,000 अमाइनो एसिड रेसिड्यू। आप सोच रहे हैं तो कितने लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन भी पॉसिबल हो सकती हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि अब तक का जो सबसे बड़ा प्रोटीन हमें पता चला है उसका नाम क्या है, ठीक है। आप बताइए हैवीएस्ट प्रोटीन नोन, ठीक है, उसका नाम आपको बताना है, और आपको ये भी बताना है कि उसका मास कितना है, ओके। तो ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या फीचर्स हैं पेप्टाइड बॉन्ड के, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फीचर्स डिस्कस करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पेप्टाइड बॉन्ड का वो क्या है, इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसा है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कैसे है इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो एक्चुअली देखिए जब देखा गया कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसकी जो लेंथ जो हमें पता है दैट इज 1.49 एंजिस्ट्रॉम, ओके।
इसी तरीके से जो कार्बन डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के बीच में, उसकी लेंथ है कितनी, 1.27 एंजिस्ट्रॉम। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेंथ इसलिए डिक्रीज हो रही है क्यों, क्योंकि दोनों क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना ज़्यादा थोड़ा क्लोज आ जाएंगे एटम्स, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में दूर और डबल बॉन्ड में और क्लोज और ट्रिपल बॉन्ड में और भी ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। क्लियर। तो ये आपका नॉर्मल है कि सिंगल बॉन्ड है तो 1.49, डबल बॉन्ड है तो 1.27, बट जो अमाइड बॉन्ड है यानी कि जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ हमें मिल रही है पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर वो कितनी है, दैट इज़ 1.33 एंजिस्ट्रॉम। अभी जो 1.33 है ना तो 1.49 है ना ही वो 1.27 है, दैट मीन्स इनके इन बिटवीन आ रहा है। तो इन बिटवीन आ रहा है तो एक तो इंडिकेशन यहाँ से हमें मिलता है कि ये कैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसका, ठीक है। और दूसरा जो हमें पता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ है ये किसकी वजह से डेवलप हुआ है बच्चों, ये रेजोनेंस की वजह से हुआ है। रेजोनेंस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक बार यहाँ पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार ड्रॉ करके इसका स्ट्रक्चर कि किस तरीके से यहाँ पर हमें पार्शियल डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। सो इसके लिए देखिए समझिए यहाँ पर कि ये आपका लेट्स से ये आपका कार्बन है, कार्बोक्सिल, इससे यहाँ पर क्या आपकी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन और इसके बाद फिर क्या है नाइट्रोजन। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन, देन ये हो गया आपका अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपकी हाइड्रोजन और क्या रह गया, एक हमारे यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। और वैसे हमने देखा है कि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है, डबल बॉन्ड है। अब वो कह रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन जो है किसने ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। जैसे वो इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा डबल बॉन्ड लेने से, ठीक है। तो अभी फर्स्ट स्टेप में तो इसको इतना ही दिखाइए कि यहाँ पर क्या है, मूव क्या है। तो मूव करने से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जब इसने यहाँ से इसको दिया है ऑक्सीजन ने, तो नाइट्रोजन को यहाँ देना पड़ेगा ताकि ये बॉन्ड दोबारा से बन सके। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अब कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हो जाएगा अल्फ़ा कार्बन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये अगेन अल्फ़ा, ये आपका एज इट इज़, और यहाँ पर ऑक्सीजन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा जो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जो है ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी को आप बना सकते हैं इस तरीके से कि कार्बन और जो नाइट्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, स्विच होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रेजोनेट करते रहते हैं, ठीक है। अभी रेजोनेट करते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट चार्ज न दिखा के हम क्या दिखा देंगे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, रिवर्सिबल हैं, ठीक है। ये रेजोनेट करते रहते हैं, एक स्ट्रक्चर दूसरे में चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम क्या है, इसको इस तरीके से शो करते हैं। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें हम ये शो कर रहे हैं कि ये रेजोनेट हो रहा है और ये इसका एवरेज जो है, मतलब इन स्ट्रक्चर का जो एवरेज है वो ये है। क्लियर है। तो उस एवरेज को यहाँ पे शो किया गया है। इसी तरीके से ये और भी आगे मूव कर सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लेके कार्बन को क्या कर दो, पॉजिटिव। कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, नाइट्रोजन ये अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर इसका अल्फ़ा और यहाँ पर इसका हाइड्रोजन। अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि जो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसने दिया था, नाइट्रोजन ने दिया था, किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब वो क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन ने, जो ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो किसने दे दिया है, वो कार्बन ने दे दिया। अगर कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, वो पहले भी दे रहा था बट उसको किसने स्टेबलाइज कर दिया था, उसको नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज किया था। बट यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन ने नहीं दिया है, यहाँ पे कार्बन ने ही दे दिया। अब कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वैलेंसी मतलब बॉन्ड कैसे बनाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड्स तब बनाता है जब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। अभी एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अभी ये बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो ये क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये रेजोनेट करते रहेंगे। इनका जो एक एवरेज स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी देखनी है, एंड दैट इज़ कि ये जो आपका अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, और ये सेंटर कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, और ये अगेन एक अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन भूल गए, एक ही हमारा हाइड्रोजन। तो टोटल आपके कितने हो गए, अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6,
तो ये जो टोटल 6 एटम है, ये जो आप देख रहे हैं इस इमेज में, ये क्या है, सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। ऑल 6 एटम लाई ना सेम प्लेन, ऑल 6 एटम लाई इन अ सेम प्लेन। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हो रहा है वो तो डबल बॉन्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है, बट ये जो सारे आइटम्स हैं आपको एज्यूम करना है कि ये सब क्या है, एक सिंगल प्लेन में लाई कर। प्लेन मतलब कि जो आपकी एक बुक का जो एक सिंगल पेज है वो क्या है, 2 डायमेंशनल है, यानी कि उसकी एक लेंथ और एक ब्रेथ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लेन। तो जितने भी आइटम है वो इसी प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन जो बुक है आपकी, वो बुक क्या है, बुक आपकी 3D ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि बुक में क्या है, आपका विड्थ भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है, जितने भी 6 आइटम है वो किस में लाई कर रहे हैं, प्लेन में लाई कर रहे हैं। और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने डॉटेड स्ट्रक्चर जो बनाया, आप इसको प्लेन एज्यूम कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं अमाइड प्लेन। क्या बोलते हैं इसे, अमाइड प्लेन। तो अमाइड प्लेन में क्या है, ये जो 6 आइटम है वो इसी प्लेन के अंदर लाई करते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या हो रहा है यहाँ पे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कब बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है जब चार्ज का सेपरेशन होता है। चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ही होता है चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ज है और ये क्या है, सेपरेट हो रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस से, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन इसकी क्या होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जब ये जहाँ पर भी प्रोड्यूस होता है, तो लाइट के साथ इंट्रैक्शन जो है ऐसे मॉलिक्यूल कर सकते हैं जिनके अंदर क्या हो, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट हो, ठीक है, वो लाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये जो आपने पेप्टाइड बॉन्ड हमने यहाँ पे बनाया है, ये भी क्या है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट को, ठीक है, ये क्या कर सकता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। और क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, आपको बताना है कि वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आपको मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, 210 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 280 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 260 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो आपको ये बताना है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो किस वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वैसे तो एब्जॉर्प्शन एक रेंज में होता है, आपको बताना है सबसे ज़्यादा किस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इसका मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट किस वेवलेंथ के लिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये फाइंड आउट करके बताइए मुझे कमेंट में। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए, इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये सब। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है, कैसा है, डबल बॉन्ड, क्योंकि पार्शियल डबल, इसकी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है ना वो इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है उसी की वजह से कैसा हो जाता है, रिजिड। ये क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है, कैसा है, रिजिड है। और रिजिड है, इसके साथ साथ क्या है, रोटेशन भी अलाउड नहीं है, रोटेशन नॉट अलाउड। रोटेशन मतलब जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल मैं दूं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में क्या है, एक सिंगल पेन, ठीक है, आपके हाथ में क्या है, एक पेन है, और आप अपने हाथों से एक हाथ को क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है, ये तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज बना दिया, दूसरे को ये एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अपने हाथों से उसको रोटेट करने की कोशिश कीजिए इधर, ठीक है। तो इसमें जब आप दोनों हाथों से एक अपोजिट डायरेक्शन में इनको रोटेट करने की कोशिश करेंगे पेन को, तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है, ईजी है किसके लिए, जब सिंगल पेन है। लेकिन अगर आपके हाथ में 2 पेन है, 1 और 2, अब 2 पेन है, एक को आप इधर घुमाने की कोशिश कीजिए और एक को इधर घुमाने की कोशिश कीजिए, तो अब जब आप घुमाने की कोशिश करेंगे दोनों हाथों को, तो आप अपने हाथ को रोटेट नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट, कुछ एंगल तक ही आप क्या कर पाएंगे, रोटेट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर 3 पेन आपके हाथ में हो और 3 पेन्स के बाद आप एक हाथ को इधर मूव करें और दूसरे हाथ को इधर मूव करें, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ही स्लाइटली जो है बस मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, दैट मीन्स कि जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनते हैं उतने ही ज़्यादा जो है रोटेशन क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बट यहाँ पर जो सिंगल है वहाँ पर रोटेशन क्या है, अलाउड है, यहाँ पर रोटेशन अलाउड है, बट बाकी के केसेस में रोटेशन अलाउड नहीं है। ये एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों है।
अब क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है, तो रोटेशन जब अलाउड नहीं है तो इससे क्या होगा, हमने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर में पढ़ा था हमने कि स्टीरियो आइसोमर्स या तो डबल बॉन्ड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं या फिर कायरल कार्बन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो हमारे यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आपको ये बताना है कि डबल बॉन्ड होने की वजह से, मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, आपको बताना है कि स्टीरियो आइसोमर्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं डबल बॉन्ड की वजह से, वो किस टाइप के होंगे, ठीक है, क्योंकि टाइप्स भी हमने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, जिसमें एक है आपका सिज और दूसरा क्या है, ट्रांस। सिज और ट्रांस आइसोमर्स, ये आइसोमर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिज आइसोमर को या फिर सिज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सिज कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करेंगे तो सिज का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को, सिज का मतलब मैंने आपको बताया था ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड। एक बार ड्रॉ जरूर कीजिए सब चीज़ों को। देखिए सेम साइड से क्या मतलब है कि जो कार्बन और जो नाइट्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, जो कि कैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। देन यहाँ पर आ गई ऑक्सीजन, देन ये इसका हाइड्रोजन। अगर अल्फा कार्बन जो अटैच्ड है इन दोनों से, कार्बन और नाइट्रोजन से, अगर वो क्या है हमारे सेम साइड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये और ये दोनों क्या है, सेम साइड पर है। तो जब भी सेम साइड पर होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिज कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऑन सेम साइड। और दूसरी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरी हमारी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन या ट्रांस आइसोमर बोल सकते हैं। तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि जो ये अल्फा कार्बन है, अब ये कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट साइड पे हमें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और नाइट्रोजन का जस्ट अपोजिट, बाकी सब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये कहाँ पहुँच गए हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड, पहले यहाँ पर था अभी कहाँ है, एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड पर है, तो अपोजिट साइड मतलब ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक सिज कॉन्फ़िगरेशन और एक ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। सिज में सेम साइड और ट्रांस में क्या है आपका अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। क्लियर है? अब एंगल की अगर हम बात करें तो ये जो एंगल है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम ओमेगा, और ओमेगा सिज कॉन्फ़िगरेशन केस में होता है 0 डिग्री, और अगर ट्रांस की बात करें तो ये कितना है, तो ट्रांस के केस में है 180 डिग्री, ठीक है। तो सिज में 0 डिग्री होता है और ट्रांस में 180 डिग्री होता है, क्या, ओमेगा एंगल। नाउ क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में से वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो सबसे ज़्यादा मिलती है प्रोटीन के अंदर देखने के लिए, ठीक है। क्या सिज कॉन्फ़िगरेशन मिलती है या फिर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन मिलती है? तो देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करना है कि ये जो अल्फा कार्बन है ये दोनों क्या है, सेम साइड पर है। इन अल्फा कार्बन से क्या अटैच होगा, आर ग्रुप अटैच होगा। अभी जो आर ग्रुप है ये क्या होगा, इनकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक क्लैश होगा, यानी कि ये एक सेम स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, जो कि ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसी वजह से जो सिस कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ही रेयरली हमें देखने के लिए मिलती है। तो सबसे ज़्यादा हमें कौन सी देखने के लिए मिलती है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका आर यहाँ पर रहेगा, इसका आर यहाँ पर रहेगा, तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस जो क्लैश है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, और अप्रॉक्सीमेट 99.6% जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये सिस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ मिलेगी, जब बहुत ही सिंपल अमाइनो एसिड है जैसे कि ग्लाइसिन, ठीक है। तो ग्लाइसिन में ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, तो वहाँ पर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए अब चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए हम इमेज का यूज़ करेंगे, इस इमेज से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था कि जो आपके अमाइनो एसिड हैं जिसमें अल्फा कार्बन है, इससे अटैच है आपका CO, ठीक है, और यहाँ पर R1 लिख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर NH2 लिख लीजिए, और इसका जो OH ग्रुप था और जो सेकेंड अमाइनो एसिड है उसका जो नाइट्रोजन की जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव हो रही थी, और अगेन अल्फा कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर R2 और उसका COOH। तो जैसा भी हमने पीछे देखा था कि ये जो कार्बन यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करेगा इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, तो वो कार्बन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, कार्बोक्सिल का कार्बन है, और ये जो नाइट्रोजन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन है। अब क्योंकि इसकी इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन पहले ही ऑलरेडी जा चुका है, तो अब इसके पास क्या है, एक सिंगल हाइड्रोजन बचा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये इनके बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज़ अमाइड,
फिर इस नाइट्रोजन से क्या है, ये अल्फा कार्बन है, तो ये आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन, इससे आर ग्रुप अटैच है तो यहाँ भी आर ग्रुप अटैच है, ठीक है। फिर इस अल्फा कार्बन का भी क्या होगा, कार्बोक्सिल होगा, तो ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। अब ये जो कार्बोक्सिल है इसका वो किसी दूसरे अमाइनो एसिड से बॉन्ड बनाएगा, तो दूसरे अमाइनो एसिड का ये नाइट्रोजन हो गया, इनके बीच में बॉन्ड बना है, फिर ये इसकी हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, लॉन्ग चेन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इस कार्बन का जो अल्फा ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो अभी हमने देखा कि जो 6 एटम है पेप्टाइड बॉन्ड के, वो एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, इनसे एसोसिएटेड जो कार्बन एटम्स है वो ऑक्सीजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा अल्फा कार्बन हो गया। ये जो 6 एटम है वो क्या है, सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो एक बार मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसमें ये अल्फा कार्बन सी, और ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और ये इसमें ये आपका ये वाला आर नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये जो 6 एटम जो अभी हाईलाइटेड हैं, बाकी भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो ये सब क्या है, एक सेम प्लेन में लाई कर है, और ये जो प्लेन है इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड प्लेन, ठीक है। तो ये जो अमाइड बॉन्ड है इसका अमाइड प्लेन ये है, इनके बीच में जो अमाइड बॉन्ड बन रहा है इसका अमाइड प्लेन ये है, इनके बीच में जो अमाइड बॉन्ड बन रहा है इसका अमाइड प्लेन ये है, और इनके बीच में जो अमाइड बॉन्ड बन रहा है इसका अमाइड प्लेन ये है। तो आप देख सकते हैं कि अमाइड प्लेन का मतलब कि जहाँ पर अमाइड बॉन्ड बन रहा है वहाँ पर जो 6 एटम है उसे एसोसिएटेड वो सब एक प्लेन में लाया करते हैं। बट ये जो प्लेन है वो डिफरेंट जो चेन में वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इनका प्लेन ये है, फर्स्ट प्लेन ये है, इनका प्लेन थोड़ा सा अलग है, फिर इसका प्लेन अलग है, फिर इसका प्लेन अलग है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने ये तो बताया कि डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन अलाउड नहीं है, बट मैंने ये तो नहीं कहा सिंगल बॉन्ड के अराउंड नहीं हो सकता। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन अलाउड है। तो सिंगल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है। ये अच्छे से हाईलाइट नहीं हो पाया, इसको ब्लैक से कर देता हूँ। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसी तरीके से ये जो बॉन्ड है ये भी क्या है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं 2 सिंगल बॉन्ड है। ये किस किस के बीच में है, ये बॉन्ड आपके, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, और ये जो नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये दोनों क्या है, ये आपके सिंगल बॉन्ड है। अब क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या है, रोटेशन अलाउड है। तो रोटेशन अलाउड है मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये रोटेट कर सकते हैं तो जब ये मान लीजिए ये वाला जो एंगल है जब ये रोटेट करेगा, ये कौन सा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जब रोटेट करेगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ये तो ये बॉन्ड के रोटेट होने से क्या होगा कि ये जो इससे इस अल्फा कार्बन से एसोसिएटेड जो ग्रुप है वो कौन है, वो ये है, ये कार्बोक्सिल कार्बन है। ये भी क्या करेगा, ये भी रोटेट करेगा, ठीक है। तो जैसे ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अल्फा कार्बन मूव रोटेट कर रहा है तो ये भी रोटेट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो ये अल्फा कार्बन और ये आपका कार्बोक्सिल कार्बन है, ठीक है, यानी कि ये और ये भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 एंगल पर यहाँ पे रोटेशन है, ये अल्फा कार्बन के दोनों साइड पर रोटेट हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ आगे शो कर देता हूँ, ये है आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। अब इस अल्फा कार्बन से ये कार्बोक्सिल कार्बन जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन, तो इसका ये वाला एंगल भी रोटेट कर सकता है और ये वाला भी रोटेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। अब क्योंकि रोटेट करेंगे तो ये प्लेन भी रोटेट करेगा और ये प्लेन भी रोटेट करेगा, ठीक है। अब इसीलिए जब हम बात करते हैं कि आपका नाइट्रोजन और ये जो अल्फा कार्बन है, इस अगर ये जो रोटेट होंगे तो इस रोटेशन को कौन मेज़र करेगा, तो इसको हम मेज़र करते हैं किससे, इसे हम मेज़र करते हैं फाई एंगल से। इसको क्या बोलते हैं, फाई। फाई हमने नाम दिया है, किसका नाम दिया है कि जो नाइट्रोजन और ये जो आपका बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो रोटेशन है कितना रोटेट होगा उसको हमने फाई से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाई है, ये नाइट्रोजन और ये अल्फा कार्बन और ये फाई हो गया। इसी तरीके से जो आपका कार्बोक्सिल कार्बन और जो अल्फा कार्बन है उनके बीच में भी रोटेशन होगा, इनके बीच में जो रोटेशन होगा उसको उसके एंगल को हमने नाम दिया है साई। तो एक फाई है और दूसरा क्या है, साई है, ठीक है। तो दोनों ही आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं। अभी जो फाई और साई एंगल हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टॉर्शन एंगल। क्या बोलते हैं, टॉर्शन एंगल्स। अब टॉर्शन एंगल जो ये हमने ड्रॉ किए हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, वो आपकी +180 से -180 डिग्री के बीच में हो सकती है। +180 और -180 का मतलब है कि 360 डिग्री रोटेशन। बट एक साइड को हमने +180 दे दिया, दूसरे को हमने -180 बोल दिया है, ठीक है। मतलब सर्कल की एक साइड को हमने +180 प्लस साइड बोला, एक को नेगेटिव साइड बोला।
वैसे अगर आप वैसे देखेंगे तो क्या है, टोटल 360 डिग्री रोटेशन हम मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो एक इसको हमने +180 से -180 के बीच में इन एंगल्स की वैल्यू लाई करेगी। बट द थिंग इज़ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि +180 से -180 तक सारी वैल्यूज़ अलाउड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने फाई और साई की जो वैल्यूज़ हैं जो कि +180 से -180 तक लाई कर सकती है, इनके सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। नॉट ऑल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सारे कॉम्बिनेशन का मतलब जब फाई है 52 डिग्री और साई है 30 डिग्री, तो क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन की हम बात करें, मतलब फाई भी चेंज होता रहे, साई भी चेंज होता रहे, तो उस केस में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं इनके। तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल? इसका रीज़न है। इसका रीज़न क्या है, देखिए ये है आपका अल्फ़ा कार्बन। अब ये जो अल्फ़ा कार्बन है ये, और ये इसका कार्बोक्सिल हो गया, ये इसका नाइट्रोजन हो गया। जब ये बॉन्ड रोटेट करेगा तो ये जो साइड चेन है, अभी तो ये कहाँ है, नीचे है, तो ये ऊपर भी आ सकती है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो साइड चेन है साइड वाले अमाइनो एसिड की, वो भी ऊपर नीचे आ सकती हैं। तो ये जो साइड चेन है, ये हमने देखा है कि कुछ अमाइनो एसिड की साइड चेन्स काफ़ी बड़ी होती है, और वो जो साइड चेन जिन अमाइनो एसिड की काफ़ी बड़ी हैं, उनकी वजह से क्या होगा, स्टेरिक क्लैश होगा। यानी कि ये जो बड़े बड़े ग्रुप होंगे ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए फाइट करेंगे। तो इसी वजह से क्या है, ये जो स्टेरिक क्लैश है उसकी वजह से क्या है, कुछ ही स्पेस अवेलेबल है किसके लिए, रोटेशन के लिए, कुछ ही एंगल अवेलेबल है रोटेशन के लिए, और वो जो कुछ अवेलेबल एंगल्स हैं उन्हीं के ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्लियर हो गया। तो नॉट ऑल कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इंटरफेरेंस भी बोल देते हैं, की वजह से जो है सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप आपस में स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए फाइट करेंगे। तो जो अवेलेबल है एंगल्स उसमें ही ऑपरेट कर पाएंगे, और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो आप बना सकते हैं। क्लियर है। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमें किससे पता चलेगा कि कौन से एंगल अलाउड है, कौन से एंगल अलाउड नहीं है। तो उसको ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हम किस में कर सकते हैं, उनको हम विजुलाइज कर सकते हैं रामाचंद्रन प्लॉट की हेल्प से। रामाचंद्रन प्लॉट, तो रामाचंद्रन इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने दिया है प्लॉट, ठीक है। और ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है इसमें फाई और साई एंगल जो है उन्हें डिस्कस किया गया है, एक पेप्टाइड के लिए और अमाइनो एसिड्स के लिए, कि कौन कौन से एंगल जो है वो अलाउड हैं। वो उस प्लॉट में, उस ग्राफ में आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि कौन से एंगल हमारे लिए अवेलेबल हैं और कौन से एंगल अवेलेबल नहीं है। अब जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन में तो साइड चेन नहीं होती है, राइट। तो क्योंकि ग्लाइसिन में साइड चेन नहीं होती है, इसलिए रामाचंद्रन में जो जो स्पेस अवेलेबल है, जिसको उन्होंने बोला है कि ये स्पेस अवेलेबल नहीं है, कंस्ट्रक्टेड है, बट वो ग्लाइसिन के लिए अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन और ग्लाइसिन के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो इनके पास तो साइड चेन के नाम पे सिर्फ क्या, एक हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में स्टेरिक जो क्लैश है वो होता नहीं है। तो रामाचंद्रन प्लॉट ये जो हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि फाई एंड साई एंगल की परमिटेड वैल्यूज़ क्या है। सारी वैल्यूज़ परमिटेड नहीं है, कुछ ही वैल्यू परमिटेड है बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्लैश। तो वो कौन सी वैल्यू परमिटेड है वो हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है। दूसरा, ज़्यादातर जो वैल्यूज़ है वो मैंने आपको बता दिया कि वो स्टेरिक इंटरफेरेंस की वजह से अलाउड नहीं होती है। और हम ये जो रेडियस है एटम का, क्योंकि अब यहाँ पे बात करें स्टेरिक क्लैश की, तो स्टेरिक क्लैश कैसे पता चलेगा, स्पेस फिल मॉडल से। अब स्पेस फिलिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए एटम का रेडियस भी देखना पड़ेगा। एटम का कौन सा रेडियस लेंगे, तो एटम का जो रेडियस हम लेते हैं दैट इज़ वंडर वाल रेडियस। पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि जो स्पेस फिलिंग मॉडल है उसमें कौन सा रेडियस यूज़ करते हैं, वंडर वाल रेडियस को यूज़ किया जाता है स्पेस फिलिंग मॉडल के लिए। क्लियर है। तो आई होप ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल किसका, उसका नाम क्या है, ये सब आपको पता चल गया है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है उसका जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा की 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो सारी वैल्यू अलाउड नहीं है। या तो 0 हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है। 0 सिस कन्फिग्रेशन है, 180 डिग्री ट्रांस है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिवेल करती है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब हम थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द डाइपेप्टाइड विद लीस्ट रोटेशन बैरियर इन द पेप्टाइड बॉन्ड। तो सबसे लीस्ट जो रोटेशन है, बैरियर है डाइपेप्टाइड में, वो किसके लिए होगा, ठीक है, वो हमें देखना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले ये जो है हमारा, ये कार्बोक्सिल कार्बन हो गया, ओके, और ये नाइट्रोजन या अमाइड बॉन्ड बन रहा है, ये COH ग्रुप है दूसरे अमाइनो एसिड का, तो ये तो आपका ग्लाइसिन हो गया, ये आपका ग्लाइसिन है, सिंपल। ये आपका प्रोलिन है,
क्योंकि जो इसका अल्फ़ा कार्बन है और इस अल्फ़ा कार्बन से जो इसका नाइट्रोजन अटैच्ड है वो अल्फ़ा कार्बन से अटैच होता है, तो ये प्रोलिन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, तो ये हमारा प्रोलिन हो गया। तो प्रोलिन और ग्लाइसिन के बीच में एक ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा कौन है? तो दूसरा अगर हम देखें तो ये अगेन ये क्या है, प्रोलिन है, और ये अमाइनो ग्रुप है तो ये एलेनिन हो गया, राइट। तो ये भी हो गया हमारे पास दूसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या है, ये CH3 और ये CH3 यानी कि दोनों क्या है, एलेनिन, और ये भी क्या है, एलेनिन। और जो लास्ट है, लास्ट में देखिए क्या है, यहाँ पर कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है, यहाँ भी कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये क्या है, ये ग्लाइसिन है। और मैंने अभी आपको बताया था ग्लाइसिन और ग्लाइसिन जो ये जो डाइपेप्टाइड है, ये ग्लाइसिन ग्लाइसिन में कोई साइड चेन ही नहीं है, यहाँ पे फिर भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कोई मिथाइल मिथाइल कोई ग्रुप ही नहीं है, सिंपली क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है। और क्योंकि यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन है तो ये जो है इनके लिए रोटेशनल बैरियर क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे कम स्टेरिक हिंडरेंस होगा किसके लिए, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बॉन्ड किस किस के लिए, ग्लाइसिन ग्लाइसिन। तो यानी कि आपको ये देखना है कि ग्रुप कौन कौन सा अटैच्ड है उन साइड चेन में, तो जितने हैवी ग्रुप अटैच होंगे उतना ही कंस्ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है, और जितने सिंपल ग्रुप अटैच होंगे उतना ही फ्री रोटेशन अलाउड होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज हायर प्रोपेंसिटी फॉर सिस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। सिस मतलब यानी कि सेम साइड पर, ठीक है। सबसे पहले खुद ही ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। तो सेम साइड पर जो है प्रेजेंट है, तो सेम साइड में कब होगा, जब जो उनकी साइड चेन है वो क्या होनी चाहिए, एकदम सिंपल होनी चाहिए। तो हिस्टिडीन में तो बहुत बड़ी होती है, ये पॉसिबल नहीं है, सिस्टीन में भी नहीं हो पाएगा। प्रोलिन सबसे कौन है, ग्लाइसिन। मैंने आपको बताया भी था कि ग्लाइसिन जो है उसमें जो है सिस कन्फिग्रेशन इजीली बनाया जा सकते हैं, क्योंकि उनकी साइड चेन में क्या है, हाइड्रोजन है, तो कोई स्टेरिक क्लैश होता ही नहीं, ठीक है।